हेलो बच्चों, बेटे कंपनी अकाउंट का नेक्स्ट चैप्टर आज हमने देखना है। और इसमें इससे पहले हम देख चुके हैं कि इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं और जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है तो उस केस में कैसे काम करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स का जो चैप्टर हमने किया था उसी से मिलते जुलते अब एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर को खुद बायबैक कर लेती है तो उस सिचुएशन में उसकी थ्योरी क्या है और उस केस में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जनरल एंट्री कैसे होंगी, वो सारा हमने आज की क्लास में देखना है। कोशिश करना है कि 1 से 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, देखो सर, तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स is a process in which cash rich या बोल सकते हैं सरप्लस कंपनी, in which cash rich या cash surplus company purchases back some of its equity shares from equity shareholders, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों जिसमें एक कंपनी अपने कुछ इक्विटी शेयर होल्डर से वापस परचेज कर लेती है। बेटे वापस परचेज करने के पीछे मोटिव क्या होते हैं, ठीक है बेटा, रीजन क्या होता है इसका, ठीक है बेटा, इसका रीजन क्या है, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक। बायबैक के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इंक्रीजिंग ईपीएस। ठीक है सर, एक तो कंपनी का मोटिव होता है अपना जो अर्निंग पर शेयर है उसको बढ़ाना। अर्निंग पर शेयर बेटा हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो इसमें देखते थे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी अपने कुछ इक्विटी शेयर को वापस परचेज कर लेगी तो डिवाइजर में जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो कम होंगे। तो मान लीजिए कंपनी की अर्निंग सेम है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं, तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। एक मोटिव तो ये होता है। दूसरा बेटा इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस पर शेयर। कंपनी अपने मार्केट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए भी बायबैक को अनाउंस करती है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी जो बायबैक करती है उसमें मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसे देती है। लाइक अगर एक इक्विटी शेयर का मार्केट में प्राइस 40 रुपये है और जब कंपनी बायबैक अनाउंस करेगी तो क्या बोलेगी कि मैं एक इक्विटी शेयर के लिए सपोज 50 रुपीज़ पे करने को तैयार हूँ। जब ऐसा होगा तो मार्केट में इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करने की होड़ मच जाएगी, क्योंकि हर बंदा ये सोचेगा कि मैं 40 रुपये पर कंपनी के शेयर परचेज कर लेता हूँ और कंपनी जब कुछ शेयर बायबैक करेगी तो मुझसे भी कुछ शेयर बायबैक करेगी और जिसके बदले में मुझे 50 रुपये की पेमेंट मिल जाएगी जो कि मार्केट प्राइस से ऊपर है। तो मार्केट प्राइस को बढ़ाने के मोटिव से भी बायबैक को अनाउंस किया जाता है। राइट बच्चों, और तीसरा यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है इंक्रीजिंग प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ाने के लिए भी बायबैक को अनाउंस किया जाता है। सपोज ऐसा मान लीजिए कि अगर कुल मिला के सपोज 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 में से जो 70% शेयर्स हैं वो बेसिकली मतलब प्रोमोटर ने होल्ड कर रखे हैं, 30% जो है वो आउटसाइडर का है। जब कंपनी बायबैक अनाउंस करेगी तो 30% में से मतलब जो आउटसाइडर हैं उनके 30% शेयर्स में से कुछ शेयर्स को परचेज कर लेगी। अल्टीमेटली जो आउटसाइडर की होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो बेसिकली मतलब 70% का हिस्सा जो मतलब प्रोमोटर्स के पास पड़ा हुआ था उनका परसेंटेज में होल्डिंग बढ़ जाएगा। लाइक 10,000 में से अगर 7,000 पहले प्रोमोटर के पास थे और 3,000 शेयर्स अगर आउटसाइडर के पास थे और उस 3,000 में से अगर हम सपोज 1,000 शेयर्स को बायबैक कर लेते तो अब प्रोमोटर्स के पास 7,000 है आउट ऑफ 9,000। जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग होगी वो पहले से ज़्यादा आ जाएगी।
ठीक है बेटा, एक मोटिव ये होता है। चौथा क्या होता है बेटा इसमें आपका, यूजिंग कैश सरप्लस। कई पास कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा होता है और कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर को बायबैक कर लेती है, क्योंकि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर कम हो जाएंगे फ्यूचर में डिविडेंड उतना कम देना पड़ेगा, और फ्यूचर में जितना डिविडेंड कंपनी कम देगी उतना कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा। तो इसलिए कैश सरप्लस को भी यूज करने के लिए भी बायबैक को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये बायबैक के कुछ बेनिफिट हैं। अब बेटा यहाँ से बात करते हैं कंडीशंस फॉर बायबैक। बायबैक के लिए बेटा कंडीशन कौन कौन सी है, ये सारी कंडीशन मेंशन है बेटा सेक्शन 68 में। तो पहली कंडीशन इसमें बोलता है इट शुड बी अलाउड बाय इट्स आर्टिकल्स, इट्स मतलब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक की परमिशन हो, कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो वो बताता हो, वो अलाउ करता हो कि कंपनी बायबैक कर सकती है। एंड अ स्पेशल resolution has been passed in company's general meeting, for this purpose। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक की परमिशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी जब भी बायबैक करेगी तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी जिसमें बताएगी कि हम कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने जा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंडीशन है सर? अगर आप जो इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो वो कंपनी की टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल और उसके फ्री रिजर्व का 10% या उससे कम है। ठीक है, कंपनी की इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस क्या कर देंगे उसमें फ्री रिजर्व, अगर उसका 10% से कम है तो सिचुएशन में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड अपनी मीटिंग करेगा और बोर्ड अपनी मीटिंग में ही डिस्कस कर लेगा, डिसाइड कर लेगा कि हम बायबैक करने जा रहे हैं। तो बायबैक अगर 10% से कम होता है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10% किसका? इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इस टोटल अमाउंट का 10% या उससे कम। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। However, if buyback of equity share does not exceed 10% of total equity paid up capital and free reserve, then special resolution is not required and board can decide for the same। अर्थात जो बोर्ड है वही इसका डिसीजन ले सकता है। जो बोर्ड और डायरेक्टर्स है वो मीटिंग कर लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटी, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? बायबैक of equity shares does not exceed 25% of paid up capital and free reserve of the company। कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, चलो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है और जो उसका फ्री रिजर्व है,
उसके 25% से ज़्यादा का बायबैक हम नहीं कर सकते। मतलब बायबैक कभी 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसी बायबैक करते रहे तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि सारे इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए। जब सारे इक्विटी शेयर बायबैक कर देंगे तो मालिक कौन रहेगा? तो बायबैक पे एक अपर कैप तो होनी चाहिए। तो अपर कैप ये है कि कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर को बायबैक करेगी तो उसके पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% से ज़्यादा हम बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, पेड अप कैपिटल का मतलब जितना पैसा इक्विटी शेयर पर आ चुका है। अब यहाँ पर पेड अप कैपिटल बोला हुआ है, ये नहीं बोला हुआ इक्विटी या प्रेफरेंस। तो मतलब अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दोनों हैं तो पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसमें फ्री रिजर्व को जोड़ना पड़ेगा, फिर जो अमाउंट आएगी उसका 25% से ज़्यादा हम बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है सर, एक कंडीशन ये है। फर्दर इसी में एक चीज और है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स cannot exceed 25% of paid up इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक साल में आप जितने इक्विटी शेयर आपके पास हैं उसका 25% से ज़्यादा बायबैक इक्विटी नहीं कर सकते। मतलब फॉर द होल लाइफ ऑफ द कंपनी की जो टोटल लाइफ है उसके लिए क्या लिमिट है? कंपनी की पेड अप कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, प्लस जो फ्री रिजर्व है उसका 25% से ज़्यादा बायबैक तो आप कभी नहीं कर सकते, कंपनी की लाइफ में नहीं कर सकते। पर एक पर्टिकुलर ईयर में जब आप इक्विटी शेयर को बायबैक करोगे तो एक पर्टिकुलर ईयर में जितने इक्विटी शेयर आपके पास हैं उसके 25% आप अधिकतम बायबैक कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज मान लीजिए कि हमारी 20 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है, 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 40 हो गई। 10 लाख के हमारे पास फ्री रिजर्व है, तो कितना हो गया बेटा? टोटल मिला के 50 लाख की अमाउंट हमारे पास आ गई। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इक्विटी भी जोड़ ली, प्रेफरेंस भी जोड़ ली और उसके बाद जो फ्री रिजर्व है वो भी जोड़ ली। इस 50 लाख का अगर आप 25% निकालोगे तो आएगा 12,50,000। आप कंपनी की पूरी लाइफ में 12,50,000 से ज़्यादा के इक्विटी शेयर बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है सर, कितनी? 12,50,000 की। लेकिन उसमें भी इक्विटी कितनी है? इक्विटी आपके पास 20 लाख की है, उसे 20 लाख का 25% निकाला, सेकंड कंडीशन फर्दर के बाद उसे 20 लाख का 25% निकाला तो कितना आया? 5 लाख। अब 5 लाख से ज़्यादा इक्विटी शेयर एक साल में बायबैक नहीं कर सकते। तो इस साल में 5 लाख नहीं कर सकते, अगले साल दोबारा से क्या करोगे? बायबैक की पॉसिबिलिटी चेक करोगे, उसके लिए फिर से देखोगे कि हमारे पास पेड अप कैपिटल कितनी है और फ्री रिजर्व कितना है, फिर से 25% निकालोगे और उस साल जो इक्विटी होंगी उसका 25% निकालोगे, दोनों में से जो लोअर होगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें केवल आपकी थ्योरी के लिए आपको समझनी है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कंडीशंस फॉर बायबैक क्या है, तो आपका लिखोगे सेक्शन 68 में गिवन है, सारी बातें आपको लिख के आनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये कुछ हमने चेक नहीं करना होता, हमें सिंपल जनरल एंट्री प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है सर, ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसको बेटा नॉर्मली हम रिसोर्स, ये जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी कि एक साल में 25% से ज़्यादा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हम कहते हैं रिसोर्स टेस्ट, इसको रिसोर्स टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है कि एक साल में 25% से ज़्यादा इक्विटी शेयर बायबैक नहीं कर सकते, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलते हैं सर। ठीक है सर, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट O/S। और यहाँ से तीसरी कंडीशन आती है पोस्ट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो जाने के बाद डेट इक्विटी रेशो
should not exceed 2:1। बायबैक करने के बाद आपका जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपने रेशो वाले चैप्टर में पढ़ा है कि डेब्ट इक्विटी रेशो की जो आइडल फॉर्म होती है बेटा, आइडल फॉर्म 2:1 ही होती है। 2:1 नहीं बढ़ना चाहिए। इसका ये मतलब है कि इक्विटी होल्डर का, बचे हुए इक्विटी होल्डर का रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाता है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए 2:1 की आपको अपर लिमिट दे दी गई है कि इससे ज़्यादा डेब्ट इक्विटी रेशो नहीं हो सकता, कम होगा तो चलेगा। कौन सा बायबैक रेशो, कौन सा रेशो? पोस्ट बायबैक। बायबैक होने के बाद, बायबैक होने से पहले भी देखना, बायबैक होने के बाद बचे हुए डेब्ट और बचे हुए इक्विटी का रेशो निकालना है। वो रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इसको हम डेब्ट इक्विटी टेस्ट के नाम पे जानते हैं। ये जो कंडीशन है इसको हम डेब्ट इक्विटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद चौथी कंडीशन है ओनली फुल्ली पेड अप, ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक। ठीक है सर, हम केवल उन्हीं इक्विटी शेयर को बायबैक कर सकते हैं जो फुल्ली पेड अप हो, मतलब उसमें किसी तरीके का कॉल से एरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से करिए। ओके बच्चों, अब कभी भी इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, अब यहां से आते हैं बेटा सोर्सेस ऑफ बायबैक। बायबैक के बेटा सोर्स क्या हैं? अगर आपको याद हो तो बेटा जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के सोर्स कौन कौन से थे, अगर आपको याद आता है तो बेटा उसमें दो सोर्स होते हैं, या तो फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या बाय यूजिंग फ्री रिजर्व। ठीक है सर, प्रेफरेंस शेयर में दो ही केस थे कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए या तो फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करनी पड़ेंगे या आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो फ्री रिजर्व है उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए आप या तो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे, है ना। जैसे सपोज प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए इक्विटी इशू करते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। मतलब आपकी अदर काइंड ऑफ शेयर आपको इशू करने होते हैं। बायबैक या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्टर होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बायबैक के लिए आपने पुराने प्रेफरेंस शेयर क्या करे सर, पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम किया और उसके बदले में नए प्रेफरेंस शेयर आपने इशू कर दी, तो अल्टीमेटली बात तो वही होगी सर कि पुराना गया और नया सेम आ गया, तो इससे कंपनी की पोजीशन पे फर्क क्या पड़ेगा। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्टर हो, उसका इम्पैक्ट पड़े, इसलिए ये कंडीशन होती है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने जा रहे हैं तो इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, और अगर इक्विटी को अगर प्यारे बच्चों आप बायबैक करने जा रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। राइट सर, ये आपकी शर्त होती थी। तो यहाँ के कंडीशन है इक्विटी को बायबैक करने के लिए या तो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे या फ्री रिजर्व यूज करोगे या आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में इतना फर्क है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लेते थे, केवल दो ही चीज़ें लेते थे, फ्रेश इक्विटी शेयर्स एंड फ्री रिजर्व। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप फ्री रिजर्व भी लोगे, फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स भी लोगे और उसके साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले सकते हैं। ऑलराइट, देखिए
तो इक्विटी शेयर्स कैन बी bought back by utilizing free reserves and security premium, और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। और दूसरा है बाय प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स। आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे और प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करके जो पैसा आएगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इक्विटी शेयर को बाय बैक करने के लिए। ठीक है बेटा, ओके सर। सेक्शन 69 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 provides that Section 69 of Company Act 2013 provides that CRR account, ठीक है, must be created। बेटा CRR क्या है? रिडम्पशन ऑफ बेनिफिशियरी में पढ़ा है। CRR होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, must be created if equity shares are bought back by utilizing free reserves and security premium। ठीक है सर, अगर आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके इक्विटी शेयर को बाय बैक कर रहे हो तो आपको शेयर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटी, तो शेयर अकाउंट की अमाउंट कैसे आएगी? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर अकाउंट। तो सिंपल सी बात है सर, नॉमिनल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, जो इक्विटी शेयर्स आपने बॉट बैक करने हैं, पहले बच्चों जो इक्विटी शेयर आपने बॉट बैक करने हैं उसकी नॉमिनल अमाउंट माइनस कर देंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इशू। ठीक है सर, जो आपने नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू यहाँ से माइनस कर देनी है। डिफरेंस जो आएगा उससे बनाओगे सीआरआर, और सीआरआर बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपने पढ़ा है कि सीआरआर अकाउंट को बनाने के लिए हम फ्री रिजर्व को यूटिलाइज करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, सीआरआर अकाउंट को बनाने के लिए आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, आई रिपीट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सीआरआर अकाउंट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का यूज किया जा सकता था, लेकिन इक्विटी शेयर के बायबैक के केस में आप सीआरआर अकाउंट को बनाने के लिए फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है बेटी, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने का जो सोर्स होता है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड होता है, और यहाँ पर हम बायबैक पे अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम को भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकते हो। जबकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के केस में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है वहाँ पर सिचुएशन में वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम को हम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर करने से पहले अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कर रखा है तो पहले वो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझ में आएगा आपको। इतना लिखिए, फिर मैं इसकी जर्नल एंट्री करवाता हूँ। चलिए बच्चों, आई गेस आपने कर लिया है, तो यही से आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटे, तो जर्नल एंट्रीज किस तरीके की होंगी? पहला इसमें होगा बेटा आपको कैश अरेंज करने, अरेंज कैश। कैश अरेंज करने के लिए क्या करोगे सर? सेल इन्वेस्टमेंट या असेट। आप असेट या इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे, उसकी क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सेल वैल्यू आएगी, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या असेट अकाउंट बेटो, यहाँ पर बुक वैल्यू आएगी। अब बुक वैल्यू और सेल वैल्यू के बीच में डिफरेंस होगा, उससे प्रॉफिट या लॉस आएगा, है ना? अगर सेल वैल्यू ज़्यादा है तो नीचे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या सिंपल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर बेटा बुक वैल्यू ज़्यादा है, सेल वैल्यू कम है, तो यहाँ लॉस आएगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, या क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट। जो भी डिफरेंस आएगा वो डेबिट या क्रेडिट में डाल दोगे। तो पहला होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे या असेट बेचेंगे। कुछ कुछ जनरल एंट्रियाँ आपको सेम मिलेगी जो कि रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स में हमने करी थी। उसके बाद क्या करोगे बेटा? पॉइंट नंबर बी पॉइंट में आपका आ जाएगा कि पहला पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आपका इशू डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करो बेटे। एज्यूम कर रहे हैं सारा पैसा एक ही बारी में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? ये एंट्री हुई डिबेंचर को इशू करने की, एप्लीकेशन पे पैसा आया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट सर, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट किया हमने डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी यहाँ से पॉसिबिलिटी है बेटा इशू प्रेफरेंस शेयर्स। हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करेंगे, तो जैसे इक्विटी शेयर को इशू करने की एंट्री होती है, सेम वैसी डिबेंचर को इशू करने की एंट्री होती है, सेम वैसी प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की एंट्री होती है। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहले एप्लीकेशन आई, ठीक है सर? और दूसरी एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर? ये एप्लीकेशन आई, पहली एंट्री में एप्लीकेशन आई प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, फिर हमने एप्लीकेशन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बेटा सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री में होगी मेक पेमेंट ऑन बायबैक। अब बेटा इसमें ना बायबैक पहले हो जाता है बेटा, क्योंकि पहले बायबैक ऑफर कंपनी अनाउंस करती है, फिर इक्विटी होल्डर अप्रूवल देते हैं कि हाँ मेरे शेयर बायबैक कर लो, तो कंपनी पहले उनको पेमेंट कर देती है, और पेमेंट करने के बाद फिर फाइनली क्या होता है? इक्विटी शेयर को कैंसिल किया जाता है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पहले प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू होता है, पहले कंपनी ड्यू करती है, फिर उसके बाद पेमेंट करती है। लेकिन बायबैक में क्या होगा? पेमेंट पहले हो जाएगी और फिर कैंसिलेशन उसका बाद में होगा, ठीक है? एक चेंज है। तो बेटा जब हम पेमेंट करेंगे बायबैक पे, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, या तो ये लिखना है बेटा, या लिख देना है आपको इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, ठीक है? दोनों में से एक चीज डेबिट। यहाँ पर जितनी अमाउंट हम पे कर रहे हैं सर, जो शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं उस पर जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू नहीं आएगी, जो पे कर रहे हैं वो अमाउंट आएगी। नॉर्मली ये अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है? नॉर्मली जो बायबैक प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा होता है, नॉमिनल वैल्यू से भी ज़्यादा होता है। टू बैंक अकाउंट सर, ये हमने एंट्री कर दी, ठीक है? अब बेटा इसमें एक पेज है, जब हम पेमेंट करेंगे बायबैक पे तो ये एंट्री कर दी हमने नॉर्मली। लेकिन सर अब इसमें एक पेज है सर, पेज क्या है? फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनी।
अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या? कि वो डायरेक्टली बायबैक की पेमेंट नहीं करेंगी। उनको क्या करना होगा, जैसे ही वो बायबैक को अनाउंस करेंगे, जैसे वो बायबैक को अनाउंस करेंगे कि हम कंपनी के इतने % शेयर्स बायबैक करने जा रहे हैं, ठीक है बेटी, और बायबैक को जिसने करना है वो अप्रूवल दे दो। इस डेट के बाद हम अप्रूवल नहीं मतलब अप्रूवल की एक एंडिंग डेट भी होती है। ऐसा नहीं कि कंपनी बोला बायबैक करने जा रहे हैं, बताओ कौन कौन बायबैक के लिए रेडी है, कंपनी ऐसा कुछ बोलेगी तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अप्लाई करते हैं कि हाँ भाई मेरे शेयर बायबैक कर लो। तो अप्रूवल देने की भी डेट होती है। तो जिस दिन वो डेट आपकी क्लोज हो जाएगी उस दिन कंपनी को मालूम चल जाएगा कि भाई कितने लोगों ने बायबैक के लिए अप्रूवल क्या नाम है, कितने लोगों ने बायबैक के लिए अप्रूवल भेजा है और कितने शेयर फाइनली बायबैक कर सकते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी होगी वो बायबैक पे डायरेक्टली अमाउंट पे नहीं करेगी। वो पहले एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगी। उस सेपरेट बैंक अकाउंट में बायबैक में जितना पैसा पे करना है वो अमाउंट डिपॉजिट करेगी और फिर उस बैंक अकाउंट के थ्रू फाइनली बायबैक जो इक्विटी शेयर बायबैक हो रहे हैं उन इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है और जो अनलिस्टेड कंपनी है, एक तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी पड़ती है कि क्या ये इन लोगों के पास बायबैक पे करने के लिए रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले अनाउंस कर दिया बाद में पेमेंट करने के पैसे ना हो। और दूसरा बेटा एक ट्रैक रखा जाता है। जब आप अमाउंट सेपरेटली अलग से बैंक अकाउंट में डाल देते हो और उसी के थ्रू पेमेंट करते हो तो फाइनली पता भी रहता है कि भाई इस बैंक अकाउंट में से कितने लोगों को एक्चुअल में बायबैक के बेस पर पेमेंट हुई है। तो ये एक्स्ट्रा पोजीशन, ये एक्स्ट्रा कंडीशन केवल किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी के लिए। अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा सर तो हम ऐसे करेंगे या हम ऐसे करेंगे, जो मैं भी करवाऊंगा। तो पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि वो प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है तो ऐसे करना है। जहाँ क्वेश्चन में बोल दे पब्लिक कंपनी है तो ऐसे करेंगे। पब्लिक कंपनी के लिए ऐसा, प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा। लेकिन जहाँ क्वेश्चन साइलेंट हो, बताया नहीं है, अब क्या करोगे? फिर आप सर वर्किंग नोट में एजम्पशन डाल के आ जाना। अगर आप मानते हो कि वो पब्लिक कंपनी है तो पेमेंट की सीधी एंट्री हो जाएगी। अगर आप मानोगे कि वो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी है तो ऐसे करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। पक्का सर? तो फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनी इनको क्या करना है? डिपॉजिट बायबैक अमाउंट, जो बायबैक की अमाउंट है उसको एक सेपरेट अकाउंट में पहले आपने क्या करना है सर? जमा कर देना है। तो इसकी एंट्री होगी बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट। याद रही ये एक बैंक अकाउंट ही है, एक नया बैंक अकाउंट खुल रहा है जिसमें आप पैसे जमा करा रहे हो, तो है तो बैंक अकाउंट ही, पर आगे क्या लिखेंगे? बायबैक बैंक अकाउंट। और आपका एक दूसरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। एक बैंक से पैसे निकाले और बायबैक अकाउंट में डाल दिए, बायबैक बैंक अकाउंट में डाल दिए। एक नॉर्मल बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और एक नया खाता खुला दिया बायबैक बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है सर? उसके बाद फिर क्या करेंगे? मेक पेमेंट ऑन बायबैक। फिर बेटा हम बायबैक पे पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट की एंट्री वही होगी, इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, दोनों में से एक लिखना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, और यहां से क्या कर देंगे बेटा हम? टू बैंक अकाउंट। पहले किस अकाउंट में पैसा जमा कराया और फिर यहां से पेमेंट कहां से होगी? पेमेंट यहां से होगी टू बायबैक बैंक अकाउंट। हमने इस बैंक अकाउंट को यूज कर दिया। ठीक है बेटे? ये करने के बाद क्या है बच्चों? अब क्या करेंगे सर? कैंसिल इक्विटी शेयर बॉट पे। अब जो इक्विटी शेयर हमने बायबैक कर लिए बेटा, उनकी नॉमिनल वैल्यू को बुक से हटाना पड़ेगा, राइट? जो इक्विटी शेयर हमने बायबैक कर लिए हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू को बुक से हटाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी सर?
एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की नॉमिनल अमाउंट आएगी, मतलब बुक वैल्यू आएगी। जो इक्विटी शेयर कंपनी ने बायबैक करी है उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है वो यहाँ डाल देंगे। और मैंने बताया बायबैक नॉर्मली मार्केट प्राइस से ऊपर होता है, और तो डेफिनेटली जो नॉमिनल अमाउंट है उससे ज़्यादा ही होगा, है ना। तो बेटा ये यहाँ डेबिट किया था वो पहले हम क्रेडिट कर देंगे। अब के बाद मैं केवल एक ही लिख रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है सर। यहाँ पर बायबैक वैल्यू आएगी, बायबैक वैल्यू बायबैक अमाउंट। अब इसमें डिफरेंस होगा, नॉर्मली ये अमाउंट ज़्यादा होगी, लाइक 10 रुपये की नॉमिनल वैल्यू वाला इक्विटी शेयर्स 50 रुपये में बायबैक कर लिया, 40 रुपये एक्स्ट्रा पे किया। जो एक्स्ट्रा पे किया है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सॉरी प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी के लिए सिंपल मैं प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। 10 रुपये की नॉमिनल वैल्यू वाला इक्विटी शेयर 50 रुपये में अगर आप बायबैक करते हो तो मतलब 40 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, 40 रुपये बेटा हमारा प्रीमियम हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर डेबिट कर दिया। ऑलराइट, रेयर केस में ऐसा ही हो सकता है कि 10 रुपये का इक्विटी शेयर है नॉमिनल वैल्यू, कंपनी उसको 8 रुपये में बायबैक कर रही है। सर नॉमिनल वैल्यू से कम कैसे हो गया बेटा, हो सकता है कि इस इक्विटी शेयर का मार्केट में प्राइस केवल 5 रुपये चल रहा हो, क्योंकि 10 रुपये अगर नॉमिनल वैल्यू है तो मार्केट प्राइस हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। सर ऐसा कुछ तो नहीं है, कम भी हो सकता है। तो 10 रुपये की नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट प्राइस 5 रुपये चल रहा है और कंपनी 8 रुपये में उसको बायबैक कर रही है, तो यहाँ तो 10 रुपये ही आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा। तो बायबैक अगर डिस्काउंट में हो रहा हो तो जो नीचे बैलेंस फिगर आएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम यहाँ एंट्री बना देंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व लिख देंगे, ठीक है बेटा। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, अगर हुआ है तो यहाँ टू कैपिटल के नाम से आपको डाल देंगे। और एंट्री में है, पहले इतना लिख लो, फिर मैं कुछ 2-3 एंट्री और बची है तो उसको लिखा, जल्दी करो उसको। चलिए बच्चों, ऐसे आपने कर लिया है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री पे आते हैं। 2-3 एंट्री और है इसमें। तो हमने कहाँ तक कर ली, हमने बायबैक करवा दिया, पेमेंट कर दी, उसके बाद शेयर कैंसिल कर दिया, ठीक है सर। अब इसके बाद जो अगला काम होगा बेटा, पॉइंट नंबर 4 वो होगा राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक होगा बेटा, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर पे किया, इसको राइट ऑफ करने के लिए पहले आपको यूज करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी ले सकते हो। आपको पहले ये लिखना है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल नहीं है देन यू कैन टेक एनी ऑफ फ्यूजी रिजर्व। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो आप फ्यूजी रिजर्व को ले सकते हो, ठीक है सर। और इसके बाद क्या करोगे बेटा, ये करने के बाद ये जो प्रीमियम यहाँ डेबिट किया था वो खत्म हो गया, मतलब उसको आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बेटा क्रेडिट सीआरआर, फिर आपको बनाना है सीआरआर। सीआरआर की अमाउंट कैसे निकलेगी मैंने बताया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट पे माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशूड, उस डिफरेंस से आपको बनाना है सीआरआर। और सीआरआर बनाने की एंट्री क्या होगी, सीआरआर बनाने के लिए भी यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले सकते हैं, और ये अवेलेबल नहीं है देन यू कैन यूज फ्यूजी रिजर्व अकाउंट लाइक जनरल रिजर्व, ठीक है सर। डिविडेंड रिजर्व जो भी आपका यहाँ पर आएगा सारा ले लेंगे। जो फ्यूजी रिजर्व हैं वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने, तो वहाँ से आपको देखना है अच्छे से। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट,
तो ये बेटा पूरी जगह एंट्री है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको जनरल एंट्री भी करनी आ जाए। अभी इसमें केवल थ्योरी बताई है और जनरल एंट्री बताई है, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। अगली क्लास में 2-3 क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर छोटा सा है, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।